आपको मालूम है कि आम जापानी शख्स से लेकर वजीर आजम तक पूरा मुल्क अपना घर खुद साफ करता है। टोक्यो शहर के दरमियान 16 मरले का एक छोटा सा घर है। ये घर किसी भी तरह काबिल तवज्जो या पुरकशिश नहीं। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप इस पर तवज्जो दिए बगैर चुपचाप गुजर जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये बता दूं कि दुनिया की 7वीं बड़ी कार साज कंपनी होंडा के सीईओ का घर है, तो क्या आप फिर भी इस पर तवज्जो नहीं देंगे? आप यकीनन इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे। होंडा ने 2022 में 4 मिलियन गाड़ियां और 17 मिलियन मोटरसाइकिल्स फरोख्त की थी। कंपनी की ब्रांड वैल्यू 22 बिलियन डॉलर है, लेकिन इसका सीईओ एक आम से 16 मरले की आम सी इमारत में रहता है। क्या ये अचंभे की बात नहीं? ये यकीनन है, मगर ये अचंभा सिर्फ हम जैसे छोटे दिमाग और बड़ी अना के लोगों के लिए है, जबकि जापान में ये आम सी बात है। जापानी लोग छोटे घरों में रहते हैं। इनका घर किसी भी तरह 2-3 मरले से बड़ा नहीं होता। एक जदीद मगर कॉमन बेडरूम, एक टीवी लाउंज, कम ड्राइंग रूम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेडरूम्स और घर ख़त्म। अब सवाल ये है कि जापानी छोटे घरों में क्यों रहते हैं? इनकी 4 वजूहात हैं। ये लोग सफाई के खपत में मुब्तला हैं। आम जापानी से लेकर वज़ीर आज़म तक पूरा मुल्क अपना घर खुद साफ़ करता है, और ये सफाई हाथ के साथ मल मल कर की जाती है। 3-4 मरतबा घर की सफाई करता है। बाथरूम्स खुद साफ़ किए जाते हैं। शहरों में डस्टबिन और कचरा घर नहीं है। आप खाली बोतल लेकर सारा दिन फिरते रहें, आपको फेंकने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जापानी बाहर कचरा नहीं फेंकते। ये अपना गंद बैग में डालकर घर ले जाते हैं, थैले में डालते हैं, और म्यूनसिपल कमेटी का अमला ये थैले घरों से लेकर चला जाता है। स्कूल में छोटे बच्चों को सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। तालिब इल्म असातिज़ा के साथ स्कूल की सफाई करते हैं, बाथरूम और शीशे चमकाते हैं, और फिर क्लासेस शुरू होती हैं। वज़ीर आज़म भी अपनी मेज़ चमका कर घर जाता है और सुबह आकर दोबारा अपना दफ्तर साफ़ करता है। स्कूल से जाते और वापस आते वक्त भी सड़कों से सिगरेट के टोटे और कागज़ चुनते जाते हैं। वॉशरूम हर शख्स इस्तेमाल के बाद चमका कर बाहर आता है। किसी भी जगह कोई वॉशरूम गंदा या गीला आपको नज़र नहीं आएगा। सफाई करने वाला कोई मुलाजिम आपको जापान में नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक कि ट्रेन स्टेशन के वॉशरूम भी बेबू, खुश और साफ़ होते हैं। लिहाजा जापानी लोग सफाई की वजह से भी छोटे घरों में रहते हैं। ये समझते हैं बड़े घरों का मतलब ज़्यादा सफाई है। अगर घर बड़ा हो जाएगा तो हमें ज़्यादा सफाई करना पड़ेगी। दूसरी वजह, छोटे घरों में बिजली, गैस और पानी के अखराजात कम होते हैं। ये लोग मनहसुल कौम बचत के आती हैं। आपको कोई जापानी फजूल खर्ची करता नज़र नहीं आएगा। ये लोग पैसा बचाते हैं। चनाचे हुकूमत इकॉनमी चलाने के लिए बैंकों में रकम जमा कराने के रुझान की हौसला शिकनी करती है। बैंक खातेदारों को सूद देने की बजाय सर्विसेज चार्जेस काट लेते हैं। लिहाजा ये दुनिया का पहला मुल्क है कि जिसमें बैंक में पैसे रखे हुए ज़्यादा होने की बजाय रकम कम होती चली जाती है। बड़े घर बचत के फार्मूले में भी एडजस्ट नहीं होते, लिहाजा ये छोटे घरों को पसंद करते हैं। तीसरी वजह, ये मेहमानों को घर नहीं बुलाते। वालदैन भी अगर बच्चों से मिलने आते हैं तो ये होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में बेटों और बेटियों को मिलते हैं और मिलकर वापस चले जाते हैं। चनाचे इनकी नज़र में बड़े घर बेकार होते हैं। और जापान दुनिया के इन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ वक्त के साथ घरों की कीमत बढ़ने की बजाय कम होती है। दुनिया भर में हर साल प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, लेकिन जापान में घर की वैल्यू में कमी होती चली जाती है। लिहाजा लोग बड़े घर को नुकसानदा सौदा समझते हैं। और जापान इस लिहाज से एक मुख्तलिफ मुल्क है। जापान सिर्फ घरों के मामले में मुख्तलिफ मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ ज़िंदगी का हर रंग बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये लोग इंतहाई सादा हैं, कम पर गुजारा करते हैं। बच्चे पैदल और साइकिल पर स्कूल आते हैं। कोई वालिद किसी बच्चे को गाड़ी पर स्कूल नहीं छोड़ता। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह बच्चों को एहसास कमतरी से महफूज रखना है। अगर एक बच्चा गाड़ी और दूसरा पैदल या साइकिल पर आएगा तो दोनों के दरमियान गुर्बत या अमारत की दीवार खड़ी हो जाएगी, और जापान बच्चों के दरमियान ये दीवार नहीं बनने देता। आज बच्चे स्कूल पैदल आते हैं, ख्वाह वो वज़ीर आज़म या टोयोटा के सीईओ के बच्चे ही क्यों ना हो। बाकी बच्चों के वालिदैन में से कोई एक रोज़ाना की बुनियाद पर यह ड्यूटी सर अंजाम देता है। एक दिन एक वालिद या वालदा होगी और दूसरे दिन दूसरी वालिद या वालदा ये जिम्मेदारी उठाएगा। मुस्तकिल और आर्जी जिम्मेदार झंडा उठाकर बाहर खड़ा होगा। बच्चे इनके गिर्द जमा होंगे और एक जिम्मेदार आगे चलेगा और दूसरा कतार के आखिरी सिरे पर। तमाम बच्चों ने हेलमेट पहना होगा, इनके हाथ में छतरी होगी। इसी तरह टाइम पर स्कूल पहुंचेंगे और छुट्टी के वक्त अपने अपने घर में दाखिल होते चले जाएंगे। बच्चों को लंच स्कूल में दिया जाता है और टीचर अपनी निगरानी में वो ख़त्म कराती है, और लंच में दूध लाजिम है। छोटे बच्चों को स्कूल में सुलाया भी जाता है ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। बच्चे 16 साल की उम्र तक इसी तरह स्कूल आते और जाते हैं। 16 साल बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बच्चों की स्कूल फीस वालदैन की सालाना आमदनी से काटी जाती है। वालदैन ज़्यादा कमा रहे हैं
تو فیس زیادہ ہوگی، آمدنی کم ہے تو فیس کم ہوگی، اور اگر والدین بے روزگار ہیں تو بچے کی فیس معاف ہو جائے گی۔ تاہم بچے کو فیس کے بارے میں ہرگز نہیں بتایا جاتا۔ بچوں کا میڈیکل بالکل فری ہے، انشورنس لازمی ہے، تاہم انشورنس کی 70% رقم حکومت ادا کرتی ہے، جبکہ باقی 30% لوگ دیتے ہیں۔ گھروں اور ریسٹوران میں فریش فوڈ تیار ہوتا ہے، تیار خوراک سٹور نہیں کی جاتی، صرف اتنا پکاتے اور آرڈر کرتے ہیں جتنا یہ کھا سکتے ہیں۔ اضافی خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ پورے ملک میں پرندوں کو دانہ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا ان کی رفتار کو محدود کرنے کے برابر ہے اور ان کی خود مختاری اور آزادی کم ہو جاتی ہے۔ پرندوں کو اپنی خوراک کا خود بندوبست کرنا چاہیے۔ جاپان میں بھکاری نہیں ہے، اس کی وجہ جاپانیوں کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ یہ لوگ کسی کو فری چیز دیتے ہیں اور نہ لیتے ہیں۔ آپ اگر انہیں کوئی چیز آفر کریں تو یہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ میں نے فیوجی کے ایک پارک میں مچھلیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے دانے کا پیکٹ خریدا۔ میرے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا۔ میں نے چند دانے اسے پکڑا دیے اور وہ بھی میرے ساتھ مچھلیوں کو دانہ ڈالنے لگا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کے ہاتھ سے آ کر دانے چھین کر مجھے واپس کر دیے، اور میں حیرت سے اسے دیکھ۔ یہ لوگ دوسروں کو جھک کر ملتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے رستہ پوچھیں گے تو وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑے گا اور آپ کو منزل پر پہنچا کر آئے گا۔ مجھے میرے دوست نے بتایا کہ میں نے ایک بار پولیس کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میری بیٹی نے فوراً کانسٹیبل کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بتایا میرے بابا سیٹ بیلٹ کے بغیر آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر بیلٹ باندھی اور کانسٹیبل نے ہنس کر مجھے وارننگ دے دی۔ اور یہ ہے جاپانی کریکٹر: سچ، عاجزی اور صفائی۔